नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय सुरेंद्र राजपूत जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत धन्यवाद। एसआईआर का मुद्दा एक ऐसा जानलेवा मुद्दा बन गया। वोट तो कट ही रहे हैं, लोग भी इस दुनिया से स्वर्ग सिधार रहे हैं, और इसको इतनी आपाधापी में करने की जरूरत क्या थी? जो काम लगभग 6 महीने और 1 वर्ष में होता था, और मुझे लगता है कि राजपूत जी भी काफी समय से राजनीति में है, कि जैसा घमासान मचा हुआ है मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। एसआईआर तो होती रही है। ऐसा नहीं है कि हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण ना हुआ हो, हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट ना बनी हो, लेकिन इस बार का एसआईआर एक ऐसा विकराल स्वरूप प्रदर्शित किया जा रहा है। बार बार यह साबित किया जा रहा है कि एसआईआर ही सब कुछ है। आखिर क्यों? मैं आज दिखाऊंगा कि हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी की बेटी हैं जिलाधिकारी नोएडा, उन्होंने एकाएक 67 लोगों पर एफआईआर दर्ज करा दी। एसआईआर में लापरवाही पर 60 वीएलओ और 7 सुपरवाइजरों के खिलाफ एफआईआर। डीएम के आदेश पर एक्शन हुआ। 2 घंटे पहले की खबर है। लोग सोच रहे हैं, लोग मर रहे हैं। नोएडा में एसआईआर को लेकर डीएम मेधा रूपम अलर्ट। 67 वीएलओ और सुपरवाइजर पर ठोका केस। इतना ही नहीं, हम आगे बढ़े। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है, भाजपा की वोट चोरी अब जानलेवा रूप ले चुकी है। काम के भार से बीएलओ और पोलिंग ऑफिसर आत्महत्या करने पर मजबूर है। मेरी हर एक परिवार जिसने अपनों को खोया है, उनके प्रति गहरी संवेदना है। जमीनी हकीकत के मुताबिक ये संख्या रिपोर्टों से कहीं अधिक है, बेहद चिंताजनक है। परिवारों को न्याय कौन दिलाएगा? भाजपा चोरी की सत्ता की मलाई खाने में व्यस्त और चुनाव आयोग मूक दर्शक बने तमाशा देखना। बहुत कुछ लंबा चौड़ा लिखा है। साथ में एक ये अखबार की रिपोर्ट, एसआईआर 19 दिन में 6 राज्यों में 16 वीएलओ की मौत। गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, सबके फोटोग्राफ सब अलग अलग। ये रिपोर्टें बता रही है क्या हो रहा है। एक और है मेरे पास। गुजरात एसआईआर के काम का बोझ संभाल नहीं पा रहा है। बीएलओ अधिकारी ने जान दे दी। एसआईआर के काम में लगे एक बीएलओ की मौत। दिल का दौरा पड़ने से बीएलओ की मौत गुजरात। एसआईआर सुपरवाइजर की हार्ट अटैक से मौत। एसआईआर बीएलओ की जान ले रहा है। अब इस सब के बाद आपने सारी चीजें देख ली, मैंने सारे तथ्य और सबूत आपके सामने रखे। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि इस एसआईआर से क्या हो रहा है, आम जनमानस में क्या हो रहा है? परेशानी हो रही है, भ्रम की स्थिति हो रही है। लोगों में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, और कहीं ना कहीं जो सरकारी अधिकारी हैं वो एफआईआर करके एसआईआर कराना चाहते हैं। एफआईआर करके कहीं एसआईआर होती? आप देखिए, आम आदमी में भी भ्रम की स्थिति और बीएलओज में भी दबाव की स्थिति। तो ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना है कि जो काम 1 साल में होना चाहिए उस काम को 2 महीने या 3 महीने में पूरा करने के लिए आखिर आप करना क्यों चाहते हैं? कौन सा मेडल आपको मिल रहा है? जैसे उत्तर प्रदेश में आपने एसआईआर शुरू की है, तो इस एसआईआर को आप 3 महीने या 6 महीने के पीरियड के लिए और क्यों नहीं बढ़ा देते? आखिर ऐसा क्या हो जाएगा इस 3 महीने 6 महीने में कि जो उन्हें 3 महीने पहले एसआईआर अगर कंप्लीट कर देंगे तो कोई तगमा मिल जाएगा, या 3 महीने बाद अगर कंप्लीट होगी तो कोई दिक्कत हो जाएगी? शादियों का सीजन है, लोगों के पास अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने का, लोगों के पास जो भ्रम की स्थिति, आधे लोग तो इस समय इसमें परेशान हैं कि पहली बार की एसआईआर में ही वो चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट दे दें, जबकि पहली बार में आपको डॉक्यूमेंट नहीं देने। तो मैं आपसे एक ही चीज कहना चाह रहा हूं कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिल करके देश की एग्जीक्यूटिव में भी और देश के नागरिकों में भी एक भय और भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए अशुभ है। आप देखिए, अनेकों की संख्या में बीएलओज आत्महत्या कर चुके हैं। बंगाल में भी कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी, गुजरात में भी। आखिर उनके ऊपर कौन सा दबाव क्यों डाल रहे हैं आप लोग? दबाव
ऐसा कौन सा दबाव है जिसकी वजह से भाई ना राजस्थान में भी चुनाव है, ना उत्तर प्रदेश में चुनाव है। नहीं, अब तो राजपूत जी, अब तो यूपी का भी, कल लखनऊ में एक शिक्षा मित्र का ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई जो बीएलओ था। आपके यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी जुड़ गई है? नहीं, अभी तो और परेशानियां शुरू होंगी जब आपने बताया कि डीएम नोएडा ने 67 लोगों के खिलाफ एफआईआर करा दी। अरे एफआईआर करा के एसआईआर कराएंगे क्या? आप अपने बाप का नौकर समझते हैं उनको? वो गुलाम है आपके, वो जर खरीद गुलाम है वो लोग। अगर उनकी कोई परेशानी है तो उनकी परेशानी सुनने की जगह पे अगर डीएम साहिबा एफआईआर से एसआईआर कराना चाहती है तो ये तो मंजूर नहीं है। एफआईआर से एसआईआर नहीं हो सकता। उनके पिताजी की स्वर्णिम योजना है, चुनाव आयुक्त की बेटी है आके। देखिए, चुनाव आयुक्त की बेटी हो, उनको भी भारत की सरकार ने चयन किया है, ज्ञानेश कुमार को भी। और वो भारतीय जनता पार्टी के जर खरीद गुलाम नहीं है, वो संविधान के एक अधिकारी हैं। उन्हें अपने स्वायत्त संस्था का मान भी रखना चाहिए, अभिमान भी होना चाहिए उन्हें। और उनकी बेटी भी, कोई भारतीय जनता पार्टी ने उनको सेलेक्ट नहीं किया, संघ लोक सेवा आयोग ने सेलेक्ट किया। और हमारे यहाँ नॉन कमिटल ब्यूरोक्रेसी है। मेरा ये कहना है कि आप इस तरीके की योजनाएं आप लाइए, अच्छी बात, हम उस पर नहीं लेकिन आप दबाव दे करके, भयाक्रांत करके आप सरकारी कर्मचारियों को अपना गुलाम नहीं समझ सकते हैं। और एसआईआर एफआईआर से नहीं हो सकती। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि जिन लोगों ने भी हमारे बीएलओ के खिलाफ, हमारे कर्मचारियों के खिलाफ डराने के लिए, धमकाने के लिए एफआईआर की है, हम उन सारे कर्मचारियों के साथ में हैं। उनकी जायज मांगों को, जायज समस्याओं को सुना जाना चाहिए। कल भी हमने कहा, इंडिया गठबंधन के तमाम घटकों ने कहा कि आप 3 से 6 महीने आप इसकी प्रक्रिया का समय बढ़ा दीजिए। भाई अभी तो चुनाव नहीं है ना कोई। जैसे बिहार में आपने बंदूक की नोक पर, कनपटी पे बंदूक रख करके एसआईआर कराई, तो उसके रिजल्ट क्या निकल रहे हैं? उसके रिजल्ट ये निकल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तो मरे हुए रिश्तेदार, यानी गिरिराज सिंह के मरे हुए रिश्तेदार जिंदा हो गए हैं वोटर लिस्ट में। और नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान, अल्पसंख्यक, ये जिंदा हैं, ये मरे हुए हो गए, उनका लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो ऐसी गलती अगर आप यहां पर भी करना चाहते हैं तो यह माना जाएगा कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके गरीबों का, मजलूमों का वोट काटने की कोशिश कर रहा है। अगर यहां पर भी उसी दबाव से आप काम करना चाहते हैं, यहां पर चुनाव अभी निकट भविष्य में नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के टूल बन गए। और ये टूल अब हम नहीं बनने देंगे इनको। ये कानून के प्रति जिम्मेवार होंगे, संविधान के प्रति जिम्मेवार होंगे। और जो लोग भी इस तरीके की कमियां या गलतियां या जानबूझ करके क्राइम कर रहे हैं, उनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी और विधि सम्मत कार्रवाई होगी। मैं तो फिर से पूछता हूं, आपसे ही पूछ रहा हूं, मुझे नहीं मालूम, आप ही ने बताया है कि उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, लेकिन अगर 67 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर हुई है तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। एसआईआर अगर आप एफआईआर से कराना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है, इसके खिलाफ आंदोलन होगा। इतना ही नहीं है राजपूत जी, 181 बीएलओ जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नोएडा में हैं, उनकी सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया गया है। और इतना ही नहीं, 113 शिक्षा मित्रों पर और 60 शिक्षकों पर, 80 शिक्षकों पर एसआईआर के लापरवाही में आरोप लगने पर उनकी विभागीय जांच शुरू करा दी गई है। तो अगर 191 और 181 जोड़ेंगे तो लगभग 370 या 80 लोग बैठेंगे। 67 पर एफआईआर हो गई, ये तो आधे जिले के अधिक चले गए लोग। ये तो लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है ना। अगर आप अपनी नॉन कमिटल ब्यूरोक्रेसी को ही खत्म कर देना चाहते हैं, ये तो सरकार के अधिकारी हैं। अगर इन्होंने कोई कमी की है तो इनको चेतावनी दी जा सकती। इनकी बातें तो सुनिए। आप नौकरी खत्म करने की चेतावनी आप देने का मतलब आप किसी की रोजी रोटी पर डाका डालना चाहते हैं। पहले ही नौकरियां नहीं है और जिनको थोड़ी बहुत पैसा मिल रहा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कितना पैसा मिलता है। अगर आप इनको ऊपर आप इस तरीके का अनैतिक दबाव डालेंगे तो मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन इन सारे कर्मचारियों के कंधे से कंधा मिलाकर शाना बशाना खड़ा होगा और इनकी हर समस्या के, हर जायज समस्या के साथ हम खड़े होंगे। और अगर ये अधिकारी कुछ गलत करते हैं
तो इन अधिकारियों को अपनी गलती का दंड भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। राजपूत जी, कांग्रेस की रैली है दिसंबर के महीने में, और इसी प्रक्रिया को लेकर है, इसी समस्याओं को लेकर है, कांग्रेस सड़क पर उतर रही है। सुनने में आ रहा है कि लाखों लोगों के दस्तखत भी कांग्रेस कार्यालय आ चुके हैं। क्या है कांग्रेस की पूरी तैयारी इस मसले पर? लगभग 5 करोड़ दस्तखत हम चुनाव आयोग को सौंपेंगे। 5 करोड़? करोड़ों जी, 5 करोड़। और 5 करोड़ वो दस्तखत सौंपेंगे जो चुनाव में वोटर है। 5 करोड़ दस्तखत सौंपेंगे। 14 तारीख को रामलीला ग्राउंड में हम रैली करेंगे, अपने साथियों को भी बुलाएंगे। और इसका जो अमानवीय पक्ष है, इसका जो पक्ष, जैसे हरियाणा में एक विद्रूप पक्ष दिखाई दिया, जिस तरीके से वोटर लिस्ट में चोरी हुई, डकैती हुई खुलेआम, कि ब्राजीलियन मॉडल का 22-22 जगह फोटो था। 25 लाख वोट गड़बड़ है वहां पर, लगभग 25 लाख। और वो हम नहीं कह रहे हैं, चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट कह रही है। चुनाव आयोग की, वो हमने कोई अपनी तरफ से डाटा नहीं जारी किया, वो चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में जो हमें मिली है, उस वोटर लिस्ट को हमने एग्जामिन किया। उस एग्जामिनेशन में हमने 25 लाख वोट ऐसे पाए, जैसे ब्राजीलियन मॉडल का 22-22 जगह है, एक महिला का 200 जगह है, उत्तर प्रदेश का एक सरपंच है डालचंद नाम का, वो उत्तर प्रदेश के एक गांव का सरपंच है, लेकिन हरियाणा का वोटर है। वो हरियाणा में भी वोटर है, उत्तर प्रदेश में भी वोटर है, सरपंच होते हुए। जिस तरीके से राकेश सिन्हा दिल्ली में भी वोटर थे, और क्या नाम, उन्होंने वोट बिहार में भी दिया। ऐसे 65 भारतीय जनता पार्टी के जो सक्रिय ओहदेदार हैं, वो लोगों ने बिहार में वोट दिया। तमाम लोगों के वोट आ रहे हैं कि उन्होंने महाराष्ट्र में भी वोट दिया था, अब आगे जाकर के बंगाल में भी शायद वोट देंगे। तो ये जितनी गड़बड़ियां मतदाता सूची में हैं, ये सारी की सारी गड़बड़ियां जो श्री राहुल गांधी जी ने पकड़ी हैं, इन सारी चीजों को हम जनता के सामने रखने की बात करेंगे। और 14 तारीख को एक विशाल रैली होगी, जिसमें जन जागरण होगा। 5 करोड़ से ज्यादा दस्तखत हम सौंपेंगे, चुनाव आयोग को सौंपेंगे। हम चुनाव आयोग से बात कहेंगे कि चुनाव आयोग अपना काम निष्पक्षता से करे, इस देश के संविधान की रक्षा करे, न कि इस देश के संविधान की मूल भावनाओं को तोड़े मरोड़े। ये हमारा अहद है, और सारे हमारे नेता, हमारे साथी, हमें पूरी उम्मीद है कि उस रैली में वहां पर शामिल होंगे। राजपूत जी, एक सवाल है कि ये बड़ी तादाद में मौतों की खबर आ रही है। मरने वाले शिक्षा मित्र या आंगनबाड़ी या ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनकी सैलरी प्रत्येक राज्य में 10,000 के आसपास ही है। कांग्रेस पार्टी का क्या कदम होगा? बड़ी तादाद में मौतें हो रही। मैंने तो आपसे कहा ना कि किसी के भी साथ अन्याय हो, अन्याय का खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, और अन्याय का विरोध करने के लिए ही कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ था। अगर किसी को कांग्रेस पार्टी का देखना है कि कांग्रेस पार्टी का उदय क्यों हुआ, जन्म क्यों हुआ, तो अन्याय के प्रतिकार के लिए ही कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ था। और हम जिम्मेवारी से कहते हैं, किसी भी आतताई के खिलाफ हम कंधे से कंधा मिलाकर, शोषितों के साथ, वंचितों के साथ, पीड़ितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े होंगे। और जितने लोग भी इस तरीके की अवस्था में हैं, उनका पूरा सहयोग करेंगे, उनके साथ समर्पण भाव से खड़े होंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। राजपूत जी, एक लेटर जारी हो जाता है 272 लोगों का राहुल गांधी के खिलाफ, लेकिन क्या वो लोग अमेरिका से ये सवाल करेंगे? जो अमेरिका में कल एक 800 पेज की रिपोर्ट आई है, उसमें बड़े गंभीर आरोप देश पे लगे हैं, प्रधानमंत्री पर लगे हैं, क्या उस पर भी कोई डेलीगेशन पत्र लिखेगा? जबकि उन्हीं के गुरु रहे, उन्हीं के संरक्षक हैं, उन्हीं के मार्गदर्शक मंडल के मुखिया हैं मुरली मनोहर जोशी। उन्होंने कहा है कि 10-10 हजार रुपया से वोट खरीद के देश का विकास नहीं हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दशानन के 10 सिर की तरीके से है। कोई सर उनका कुछ बोलता है, मुरली मनोहर जी कुछ बोलेंगे, कोई सर उनका कुछ बोलता है, मोहन भागवत जी कुछ बोलेंगे, नरेंद्र मोदी जी कुछ बोलेंगे, योगी जी कुछ बोलेंगे, शाह जी कुछ बोलेंगे। लेकिन दशानन के 10 सर तो हैं, लेकिन पैर सिर्फ 2 हैं। इनके पैर सिर्फ एक ही तरफ चलते हैं। दोनों पैर जिस तरफ चलते हैं, अगर आप उसको देखेंगे, तो वो लोकतंत्र के लिए हानिकारक रास्ते पर चलते हैं, सांप्रदायिक विभाजन के रास्ते पर चलते हैं, मंदिरों के नीचे, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने पर चलते हैं, मजारों पर झंडा लगाने के लिए चलते हैं, हिंदू मुसलमान करने के लिए चलते हैं। और जहां जहां चुनाव होते हैं, वहां वहां
झूठा एक प्रोपोगंडा करने की कोशिश करते हैं घुसपैठियों का। ये सारे उनके काम हैं। तो इसलिए मुरली मनोहर जोशी भी उसी सफ के सिपाही हैं जो भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा है। तो हम मुरली मनोहर जोशी को अपनी तरफ मानने की न गलती कर सकते हैं और न ही हमें उनसे कोई सिंपैथी है। दूसरी बात जो आपने कहा 272 लोगों को, तो उन 272 लोगों का जब आपने क्रेडेंशियल्स जांच किया, हम लोगों ने जांच किया, तो चौंकाने वाले खुलासे आ रहे हैं। हम तो कहते हैं कि आप लोग माननीय हैं, आप लोग बड़ी जगहों पे रहे, आप लोग एमिनेंट पर्सनालिटी रहे, हम मानते हैं। अब कैसे हुए कैसे नहीं हुए उसको बात छोड़ दीजिए, लेकिन आप लोग रिटायर भी हो चुके हैं, तो हम आपका बुढ़ापा नहीं खराब करना चाहते। आप अगर ये लेटर राहुल गांधी को लिखने के साथ साथ अगर आप चुनाव आयोग को भी लेटर लिख देते कि नेता प्रतिपक्ष के जायज सवालों का जवाब दिया जाए, तो हम आप लोगों को एमिनेंट मानते। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के एक इकोसिस्टम के चाटुकार व्यक्ति के रूप में अगर आप लेटर लिखेंगे 272 लोग, तो फिर जनता क्यों मानेगी आपको? नेता प्रतिपक्ष एक सवाल उठा रहे हैं, उस सवाल को आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं चुनाव आयोग, तो आप चुनाव आयोग को भी तो पत्र लिखिए ना। मान लीजिए राहुल गांधी को आपने पत्र लिखा, कोई बात नहीं, हम आलोचना का, स्वस्थ आलोचना का स्वागत करते हैं, हमें आदत है, हम लोकतंत्र के प्रहरी, हम नरेंद्र मोदी की तरीके से नहीं कि अपनी आलोचना न सहे। आप गलत आलोचना भी कीजिए तो हम आपको जवाब देंगे। लेकिन वो 272 लोग, क्या उनमें से एक ने भी चुनाव आयोग से एक प्रश्न किया कि भाई आप राहुल गांधी जी के इन प्रश्नों का जवाब दीजिए कि 22 फोटो ब्राजीलियन मॉडल की आपके चुनाव वोटर लिस्ट में क्या कर रही है? आप राहुल गांधी जी को उस प्रश्न का जवाब दीजिए कि डालचंद नाम का उत्तर प्रदेश का सरपंच 2-2 जगह हरियाणा में वोट कैसे डाल रहा है? आप इनके भी, राहुल गांधी जी के उन सवालों का जवाब भी दीजिए कि 19 लाख वोटर का कोई मकान का आता पता नहीं है, एक एक प्लॉट में 200-270 लोग कैसे रह रहे हैं? क्या आपको नहीं जवाब, आपको एक पत्र नहीं लिखना? अगर आप ये पत्र लिखते तो हम उन 272 लोगों का हाथ जोड़ करके सलाम करते और उन्हें जवाब देते कि हमने चुनाव आयोग से ये प्रश्न पूछे, इस कारण पूछे, हम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पूछ रहे हैं, कमजोर करने के लिए नहीं। लेकिन उनमें से किसी एक ने भी चुनाव आयोग से कोई सवाल नहीं पूछा। इसलिए ऐसे जो लोग हैं जो अपनी चाटुकारिता करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी से कुछ उनको भिक्षा की प्रत्याशा हो सकता है, हो मैं नहीं जानता, या उनको किसी और चीज की प्रत्याशा हो मैं नहीं जानता, या उन्हें पहले ही वो कृपा पात्री रहे हों मोदी जी की सरकार के या भारतीय जनता पार्टी के, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं अपने चरित्र को संदिग्ध बना रहे हैं। सिर्फ एक तरफा लेटर लिख करके इन लोगों ने अपने चरित्र को संदिग्ध बनाया है। और बाकी मैं विषयांतर नहीं करना चाहता हूं इस मेन स्ट्रीम के मीडिया की तरफ। ऐसे लेटर इतिहास में भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ राष्ट्रपति को लिखे गए। तो जितना इन 272 लोगों के लेटर्स का हंगामा काटा मेन स्ट्रीम की मीडिया ने, मनमोहन सिंह जी ने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, उनकी भाषा के खिलाफ राष्ट्रपति जी को लेटर लिखा था जी। किसी मीडिया में कोई चर्चा आई हो तो बताएं। इस तरीके का कई बार एमिनेंट पर्सनालिटीज ने, सेना की एमिनेंट पर्सनालिटीज ने, मेरे ख्याल से 150 से ज्यादा आर्मी ऑफिसर्स ने राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी द्वारा सेना का राजनीतिक इस्तेमाल करने पर चिंता व्यक्त की थी और उनको रोकने के लिए कहा था। अगर आपके पास वो कोई मीडिया बाइट हो या कोई मीडिया 10-20 हजार डिबेट हो या 100-50 डिबेट भी हो कि उस लेटर पे किसी ने डिबेट करी हो, तो आप सामने रखें। तो मीडिया भी, जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, वो जो दो तरफा कार्रवाई जिसको करनी चाहिए, वो अगर एक तरफा रहेगा तो निश्चित तौर पर एक लेटर जो राहुल गांधी जी को लिखा गया, जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स, चाटुकारों के द्वारा लिखा गया या एमिनेंट सो कॉल्ड पर्सनालिटी के द्वारा लिखा गया, वो लेटर बिल्कुल बेईमानी हो जाता है और हजारों डिबेट उनकी वो बेईमानी हो जाती है, क्योंकि सेना के 150 अधिकारियों द्वारा जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लेटर लिखा गया था, उस पर एक भी डिबेट नहीं हुई। तो नहीं ऐसी राजपूत जी, जगहों पर यहाँ एक और सवाल है कि 175 लोगों ने, उनमें भी सब देश के वरिष्ठ लेखक, वरिष्ठ पत्रकार
और वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने चुनाव आयोग को लेटर लिखा, उस पर भी आज भी कोई डिबेट नहीं है। ये तो परसों लिखा गया है, उस पर भी कोई डिबेट नहीं। मैं वही बात आपसे कह रहा हूं ना कि आप उसको तो छोड़िए, सेना के राजनीतिक इस्तेमाल पर 150 फौजी अधिकारियों ने भी लिखा था। तो ये सारी बातें ये जो दोहरापन है, दोगला रवैया है ना, इसको त्यागना होगा। हम तो कहते हैं आप हमारी आलोचना कीजिए, हम स्वागत है आलोचना का, लेकिन आप आलोचना उसकी भी तो कीजिए, उससे भी तो सवाल पूछिए जिससे हम सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आखिर राहुल गांधी जी को लेटर लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, सवाल उठाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।